welcome to all law aspirant, those who are targeting the CLAT as well as targeting the some other law entrance exam. So this is the GK and current affairs series, guys. So in this series we will see the most important current affairs, and based on that current affairs some static question. It means if you are preparing for the CLAT and as well as other entrance exams, so you will see some question from the current affairs as well as some question from the static GK. So this series is designed in this way ki, for example, if you are preparing for the CLAT, so in CLAT there will be the passage based question, right? But passage based question से mostly questions कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से रिलेट करके एज वेल एज उसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक जीके एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट? स्टैटिक डायनेमिक जीके. तो डायनेमिक स्टैटिक जीके इट मींस व्हाट कि जो चीजें करंट अफेयर्स में चल रही है उन्हीं से रिलेट करके स्टैटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है. इट मींस इफ यू विल फॉलो दिस सीरीज, सो दिस इज द सेकंड वीक ऑफ मार्च मंथ, कंटिन्यूअस सीरीज है एंड दिस इज द पार्ट 4. सो अगर से इस कंटिन्यू सीरीज को आप फॉलो करते हो तो आपका करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके दोनों काफी बेटर वे में इंप्रूव हो जाएगा. एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पे डिस्कशन मिलता है. एंड यू नो कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो. तो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम, सो वो यहाँ पे आप एज पर द वीकली बेसिस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो इसीलिए मैं वीक वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि पूरे वीक जो आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर मैगजीन पढ़ो तो उसमें जो क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है स्टैटिकली, क्या पूछा जाता है करंट अफेयर्स, तो वो आप एक आइडिया लगा सकते हो. तो कंटिन्यू अगर से आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आप काफी बेटर वे में इंप्रूव कर पाओगे. एंड दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइस, क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है क्लैट एंड अगर से आप 2026 के लिए अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एग्जांपल एमएच लॉ, सीईटी, एलएड, सीयूईटी अदर के लिए टारगेट कर रहे हो तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज आपको काफी अच्छे वे में आपको इंप्रूव करना होगा, आपको आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव करना होगा एंड रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अभी डिले होगा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एंड में जाके आप जब स्टार्ट करते हो तो काफी कुछ बर्डन आ जाता है और सबसे बड़ा बर्डन आता है करंट अफेयर्स एंड जीके का बैकलॉग, इतना सारा एक साथ पढ़ना जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो हियर इज माय सजेशन, इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ मैनुअल एंड फॉर ऑफलाइन के लिए यू कैन स्टार्ट if you are nearby these center Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, Pune, so you can call on this number for inquiry. Our counselor will guide you. And if for online के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और काउंसलर विल गाइड यू इन अ डिटेल. कुछ भी डाउट एंड क्वेरी होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा. एंड वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एज वेल एज चैनल से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो फर्स्ट न्यूज हियर फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ मार्च मंथ इज व्हाट? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025. सी इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम यू विल सी द वन क्वेश्चन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डे सेक्शन, चाहे वो साइंस डे हो, चाहे वुमेन्स डे हो, चाहे यूथ डे हो, चाहे ओजोन डे हो. ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे आते रहते हैं, अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे. सो एज पर यू नो कि हम वीक वाइज कवर कर रहे हैं तो इस वीक पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एरिया लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड बिजनेस, सो उस चीज को यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए, वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, वुमेन इक्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये सब जो ये इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्व किया जाता है. तो इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट भी है, कभी इसको स्टार्ट किया गया था, कभी से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. एज पर द सम करंट अफेयर्स फैक्ट भी है कि इस साल के लिए थीम क्या हो सकता है. तो ये सब सारी चीजें व्हेन यू विल रीड द करंट अफेयर्स तो आपको फोकस करना चाहिए, राइट? तो नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल वुमेन डे, अभी आने वाले टाइम में आप अर्थ डे भी देखोगे, आने वाले टाइम में आप ओजोन क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट डे देखोगे, योगा डे देखोगे. ऐसे बहुत सारे हर वीक वाइज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डे आते हैं, तो उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो. एंड इससे रिलेट करके फॉर श्योर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर से क्लैट में पूरा पैसेज आ गया तो उससे और रिलेट करके और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है. सो नाउ सी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच वी शुड अवेयर रिलेटेड टू दिस इंपॉर्टेंट डे 2025 विच इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सो देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली किसने 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज रिकॉग्नाइज वुमेन्स अचीवमेंट अक्रॉस द कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्फीयर्स. तो डिफरेंट एरिया में, जो डिफरेंट एरिया है वुमेन्स से रिलेट करके, इन सब सारे एरिया में जो वुमेन्स के अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करना. इट इज अ स्पेशल डेट्स डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द वुमेन्स अचीवमेंट एंड हाईलाइटिंग द जेंडर डिस्पैरिटी एंड एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सो देखो जब आप रीड करते हो तो आपकी काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी इंक्रीज होता है, वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है एंड
करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो ही जाएगा। इन 1975 द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो ये स्टैटिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इट इज सर्व एज द प्लेटफॉर्म डिस्कस क्रूशियल इश्यूज एज द वर्कप्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिविटी, राइट, लीडरशिप, रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज द डे टू प्रमोट द पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब सारी चीजें देखो यहाँ पे सारे डेटास दिए गए हैं, तो नाउ यू कैन रीड। आपको कमेंट में मेंशन करना है कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम स्टार्ट की है या फिर किया हुआ है लास्ट के 3-4 सालों में, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की है, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर सीरियसली वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ये सीरीज को कितने लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, Who was the first woman to win the Nobel Prize? So देखो women achievement से रिलेट करके this is a very very important question बनता है स्टैटिक जीके से और नोबेल प्राइज से भी, तो ये आपको यहाँ पे अवेयर रहना है। मैरी क्वेरी, इनको 2 बार मिला है, एक तो 1903 में फॉर फिजिक्स के लिए एंड एक 1913 में मिला है फॉर द केमिस्ट्री के लिए। 2 टाइम रिसिपिएंट है, ये भी एक काफी यूनिक इंफॉर्मेशन है नोबेल प्राइज से जो आपको पता होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो यहाँ पे फाउंडर ऑफ से जैसे 1975 में यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था इसको ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पे कार्ला जैटकिंग, इनका नाम भी रिमेंबर रखो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Who was the first woman president of India? जो सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि who was the first woman, who was the first woman president, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो सुपरलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम वुमेन से रिलेट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू, ही सी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, वो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये यहाँ पे रॉन्ग है। सी इज द सेकंड वन। Which of the following give the global gender gap index ranking to the countries of the world? तो देखो global gender gap index, global gender gap बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It means participation of men and women में जो डिफरेंशिएट है वो यहाँ पे शो करता है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। When is the National Women's Day India celebrated? इंडिया का अभी जो हम देख रहे हैं 8 मार्च, 8 मार्च is what? It is the International Women's Day observed on what? 8 March. But here we are talking about the National Women's Day, which is the birth anniversary of our great freedom fighter Sarojini Naidu. So it's observed on 13 February. Just remember 13 February observed as the National Women's Day. ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहा है इंडिया पे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी हो रही है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूंसी भी होना चाहिए, कि जो लीडर्स होते हैं वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी के लिए एक लीडर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो इश्यूज है कि इट मीन्स अगर कोई कैंडिडेट दोनों जगह से वे इलेक्शंस जीत जाता है, विन कर जाता है, तो फिर क्या होगा, एक जगह से रिजाइन देता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, फिर क्या होता है वहां फिर से इलेक्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन एंड टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक कंसर्न रेज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी को लेकर के एक न्यूज था, तो यहाँ पे मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ आपके साथ, और इसको आने वाले टाइम में जितनी भी चीजें इससे कनेक्टेड होंगी, माई सजेशन, इट इज माई सजेशन कि आप लोग इससे अपडेट रहना, बहुत हाईली पॉसिबल है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, इट मे बी रिलेटेड टू कंडक्ट द फेयर इलेक्शन इन इंडिया, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर से रिलेट करके पूछा जा सकता है। ये सब कोई भी एक पर्टिकुलर पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है। सो वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स डिबेट एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया हैज गेन्ड मोमेंटम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जो अभी रिसेंटली हुआ कि पूरे इंडिया में एक से ही साथ सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए, चाहे वो एमपी के लिए हो, एमएलए के लिए हो, या फिर क्या बोलते हैं ना म्यूनिसिपैलिटीज के लिए हो, सारे इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए देखो यहाँ पे जो है, दिस इज हैज आल्सो हाईलाइट द इशू ऑफ द वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर अ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। This trend, while legally permitted, raised the concern about the governance efficiency, public trust, and financial burden of frequent election. Before 1996, no restriction on the member of the seat candidate could contest. Winner could weekend all but one.
post 1996 section 33(7) and RP Act restrict the candidate to contesting from a maximum 2 constituency. It means इसके पहले ऐसा नहीं था, उसमें 3-4 भी हो सकते थे, बट अभी 1996 के अमेंडमेंट के बाद अभी फिक्स है कि 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते. एक तो जैसे राहुल गांधी होते हैं ना, एक रायबरेली से और एक दूसरा जो केरला से. केरला में कौन सा एरिया है वहां से जहां से पार्टिसिपेट करते हैं, इस बार वो दोनों जगह से जीत गए थे, तो उन्होंने रायबरेली से क्या किया, वहां से रिजाइन दिया और फिर वहां पे देखो दूसरा कोई कैंडिडेट. बट रिजाइन करने के बाद क्या होता है, फिर से इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन को काफी जो उसके एक्सपेंसेस आते हैं, इट्स वेरी हाई, राइट. तो अननेसेसरी वो एक एक्सपेंसेस है, इसीलिए ये एक थॉट चालू हो रहा है कि ये भी क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए. 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्यों नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखो इस पे इंप्रूवमेंट आगे देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए तो यही न्यूज में है. अदरवाइज ऑल देयर सीट्स विल विकेट अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द आरपी एक्ट. बाई इलेक्शन हेल्ड विल विकेट सीट्स विद इन द 6 मंथ. अब ये सब सारे जो रूल्स हैं, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी अभी के लिए 2 ही है, तो वही सब सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं. बट यहाँ पे थॉट प्रोसेस चालू हो गया है कि क्यों ना 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी वाले इस टाइप की भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए. Right, so consider the statement. The Election Commission of India is a 5-member body. Is it? No, 3 member होते हैं. 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, याद रखना, और एक CEC होते हैं, राइट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो 3 मेंबर की बॉडी होती है, तो ये कैंसिल हो गया. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल टू द कंडक्ट द बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. नो, बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन करता है भाई, ये होम मिनिस्ट्री थोड़ी नहीं करती. इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्ज एंड रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल पार्टीज. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर. तो इस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्शन कमीशन जो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, पार्ट ऑफ जो हम पढ़ते हैं ना गवर्नमेंट एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन, तो उसमें आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वुमेन मतलब सुपरलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो रमा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. कितना टाइम होता है. स्टैटिक वेरी फ्रिक्वेंट वे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखो 65 ईयर, 6 ईयर या फिर 65 ईयर, टिल 65 ईयर, विच वन इज द अर्लियर, जितना हो जाए. अब कोई जैसे 64 की एज में बना तो वो 65 में जाके रिटायर हो जाएगा, और अगर कोई समझो 59 के एज में बना तो वो पूरा 6 ईयर तक जाएगा, कवर करेगा अपना, तो जो भी अर्लियर हो. उसके बाद हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. अभी के कौन है, तो इसके पहले देखो राजीव कुमार थे, अभी के जो करंट में है वो है गणेश कुमार. गणेश कुमार का नाम याद रखना. राजीव कुमार काफी लॉन्ग टर्म तक थे यहाँ पे, तो करंट में गणेश कुमार का नाम याद रखना. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट. तो कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे इसको एस्टैब्लिशमेंट मिलता है, तो ये भी पॉलिटी सेक्शन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आर्टिकल 324. ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इट्स माय सजेशन कि सबको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट जब रिलीज होते हैं, चाहे वो एयर क्वालिटी पे हो, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेट करके हो, इन्वायरमेंट से रिलेट करके हो, व्हाटएवर, सो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वेयर इंडिया स्टैंड. ओके, और उसमें बहुत सारे साइंटिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखो ओजोन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, और ओजोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके का होता है. ठीक है, जैसे विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं. तो इस रिपोर्ट को स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगा, स्पेशली सारे स्टूडेंट को, जाके आप अच्छे से रीड करना, जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश जो आप भी फॉलो करते हो. ठीक है, द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय द स्विस कंपनी एयर IQ एयर रैंक इंडिया एज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली. बहुत अच्छा रैंक नहीं है ये, बहुत बुरा रैंक है. इंडिया इज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द 2024, इंप्रूव द स्लाइटली फ्रॉम 3rd प्लेस 2023 से 2024. अभी के जो 24 में 2 प्लेसेस थोड़ा सा बेटर हुआ है. 6 of the world 10 most polluted city and 13 of the top 20 are in India. 20 में से टॉप पॉल्यूटेड सिटी में जो सबसे ज्यादा मतलब 13 इंडिया में ही है. Which Right, the Assam Meghalaya border topping the list at the particular matter 2.5 concentration and 128.2 grams अदर पॉल्यूटेड. अब ये सब जो है साइंटिफिक मेजरमेंट है, जैसे पर्टिकुलर मैटर 2.5. अब यहाँ पे अदर पॉल्यूटेड सिटी इंक्लूड द मुल्लानपुर पंजाब, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवंडी, नोएडा. एंड इंडिया saw the 7% increase in particular matter level, average 15.0 milligram in 2024.
डाउन फ्रॉम द 54। ये सब सारे जो डेटा दिए गए हैं, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इस रिपोर्ट से रिलीज करके। अब देखो, ये इससे रिलेट करके जब आप चीजों को देखोगे तो यहाँ पे साइंटिफिक क्वेश्चन आपसे काफी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन सिटी ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। So which gas is used to calculate this measure? So second, third and fourth, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, इन सब सारी चीजों को यूज किया जाता है टू मेक द एयर क्वालिटी इंडेक्स कि कितना बेटर एयर है। अभी देखो, सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो था बीजिंग का था, बट बीजिंग ने बहुत एफर्ट करके एकदम क्लीन कर लिया है। तो विल सी इन फ्यूचर इंडिया में भी पॉसिबल है कि नहीं, जैसे दिल्ली इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। एज पर द स्विच ऑर्गेनाइजेशन IQR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। देखो, वही क्वेश्चन पूछ ले जो मैं अभी बात कर रहा था। तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इज व्हाट? दिल्ली। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। सो देख लो क्या सिचुएशन है। विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड 2024। कंट्री की बात हो रही है तो कंट्री एक यहाँ पे पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, तो यहाँ पे चार्ट करके एक देश है जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। सो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात होगी तो ये हो जाएगा। विच इज नोन एज अ पॉइजनस गैस इन एटमॉस्फेयर। सो विच गैस इज, तो देखो ये साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, तो वहां से ये क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। एंड द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली रिलेटेड टू रिड्यूस द इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू सेव द जो अपना क्या ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर को सेव करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस टू सेव द ओजोन लेयर, बिकॉज जो ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो अर्थ पे हीट इंक्रीज हो रहा है और उससे जो ग्लेशियर मेल्टिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये सब सारी चीजें आप अपडेट रखो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर एज पर सिप्री जो कि हर साल रिपोर्ट रिलीज करती है, तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे कौन सा टॉप एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, क्या रीजन है, ये सब सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट। नाउ सी, इंडिया शेयर द ग्लोबल आर्म इंपोर्ट फेल्ट 8.3 इन 2020 से लेके 2024, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। एंड आफ्टर विच कंट्री? इट मीन्स एज पर द रिपोर्ट, आपको यहाँ पे मार्क करना है कौन सी कंट्री। एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? सिप्री। ओके, इंडियाज आर्म इंपोर्ट डिक्लाइन बाय द 9.3 कंपेयर टू 2014 एंड 19। रसिया रिमेन द इंडिया टॉप सप्लायर। याद रखना, रसिया जो है इंडिया का टॉप आर्म सप्लायर है, बट इट इज शेयर द ड्रॉप फ्रॉम 72% 2010 से 14 के बीच में। ओके, पाकिस्तान आर्म इंपोर्टर ग्रो by 61% एंड चाइना सप्लाई द 81% ऑफ द पाकिस्तान टोटल आर्म इंपोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 19 से लेके 94, चाइना ड्रॉप आउट द टॉप 10 आर्म इंपोर्टर एज इट्स इंपोर्ट डिक्लाइन 64%, बिकॉज उन्होंने अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। तो ये सब सारे यहाँ पे रिपोर्ट दिए गए हैं कि इंडिया का स्टैंड कहाँ पे है, कौन सा टॉप पे है, पाकिस्तान का क्या है। तो व्हेन यू विल रीड सच टाइप ऑफ न्यूज, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारी चीजों को अच्छे से समझने का ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रिप्लेस बाय, इट मीन्स टॉप पे कौन सी कंट्री है एज अ आर्म इंपोर्टर की बात करें तो। आर्म इंपोर्टर की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे टॉप पे कौन है? नंबर 1 पे। सो नंबर 1 पे कौन है अभी के लिए? यूक्रेन है, और जो वॉर चल रहा है आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द रीजन। ओके, तो उसको काफी चाहिए वेपन्स। एज पर द डेटा रिलीज बाय द सिप्री अप्रैल 2023, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग? कौन सा बेसिकली रैंक था इंडिया का? सो एज पर 2023 रिपोर्ट, सो इट वॉज फोर्थ आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट है, हु इज द 28th चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। तो गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं उन पे भी अपना फोकस होना चाहिए व्हेन वी आर रीडिंग द करंट अफेयर्स। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द अदिति 2.0 challenge and is 12 to foster the innovation, entrepreneurship and Atmanirbharta in defense during the DConnect 4.0 on October 7, 2024. So basically India government is also targeting कि इम्प्रूव करना है जो हमें डिफेंस से रिलेट करके मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आत्मनिर्भर भारत के अंडर, तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हम इस तरह से मैन्युफैक्चर कर सके जैसे चाइना कर रहा है, तो हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजनाथ सिंह
का नाम याद रखना क्योंकि ही इज आवर डिफेंस मिनिस्टर और उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? तो देखो अभी न्यूक्लियर से रिलेट करके काफी कुछ इंटरनेशनल न्यूज में चल रहा है, ईरान को लेकर के, इजराइल को लेकर के, चाइना को लेकर के, यूएसए को लेकर के। तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर से रिलेटेड जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट मेरा सजेशन है वो आप अपडेट रखो। एंड रिसेंट में जो भी चीजें आती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेस में चाबार पोर्ट न्यूज में है, ईरान न्यूज में है, इजराइल न्यूज में है, तो ऐसे न्यूज पे जो भी चीजें हैं अपने को अपडेट रखना है कंटिन्यू। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझो, और देखो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे जो यहाँ पे मैंने फॉर्म किया है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द पोषण अभियान। पोषण अभियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम झुंझुनू 2018, आई थिंक 2018 में स्टार्ट किया था। ओके नहीं 2018 में नहीं, 2016 में स्टार्ट किया गया था पोषण अभियान। ओके सो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू व्हाट, फॉर जो पुअर पीपल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको अच्छे से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए। व्हाई दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ न्यूज? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, पोषण अभियान चल रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है, गरीब कल्याण स्कीम चल रहा है। स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया का रैंक जो है हंगर इंडेक्स में कितना है? 105, विच इज वेरी कंसर्निंग डेटा। ओके तो इंडिया काफ़ी जो इंडियन पीपल्स हैं, इंडिया के लोग हैं, काफ़ी मतलब अगर से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 105 इट मीन बहुत ज़्यादा भुखमरी से परेशान है, जो मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसी को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो दैट्स वाई हियर ये पैसेज को मैंने आप लोगों के लिए फॉर्म किया कि एटलीस्ट इससे अवेयर रहो, ठीक है। तो पोषण अभियान एम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन आउटकम थ्रू द टेक्नोलॉजी क्रॉस सेक्टरल and community and involvement. It is a flagship initiative of the Ministry of Women and Child Development, launched 8 March 2018 झुंझुनू राजस्थान। हाँ देखो 2018 में, मुझे ऐसा लग रहा था कि 2018 में झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो रिमेंबर रखो, द प्रोग्राम एम टू एड्रेस द न्यूट्रिशन नीड टू एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर थ्रू द टारगेट द कन्वर्जेंट अप्रोच। इट एम टू रिड्यूस द स्टंटिंग, जो प्रॉब्लम होता है स्टंटिंग, इट मीन्स व्हाट, जो बच्चों का ग्रोथ होता है ना, जिस मैनर में होना चाहिए उस मैनर में होता नहीं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ओके अंडर द न्यूट्रिशन एनीमिया, जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं यंग चिल्ड्रन में, वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल, एंड रिड्यूस द लो बर्थ वेट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज बाय द नीति आयोग गाइड्स द policy and review nutrition's convergence quarterly. Use the Poshan tracker for real-time data and monitoring and ICDC common application software, and studying the delivery of the Anganwadi services, Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. It is also known as the Mission 2.0 that foster health, well, immunity and infrastructure upgrade for the Anganwadi centers and dedicated building, functional toilet with the drinking water access. So देखो ये क्या है कि ये सब सारी चीजें अंडर दिस प्रोग्राम कवर की जाती हैं, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी रैंक ऑफ इंडिया इज अंडर दिस अंडर द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो है 105, विच इज वेरी कंसर्निंग। तो यही सब सारी चीजें कॉन्ट्रेडिक्ट होती हैं, तो ये पार्ट ऑफ न्यूज बन जाता है। फिर एज अ स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जामिनर को जानना चाहता है ना कि एज अ सिंसियर स्टूडेंट कितना चीजें आपको पता है। दैट्स वाई द जीके एंड करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। उसको टेस्ट करना है कि आप कितना कंसर्न हो रिलेटेड टू योर कंट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेट करके। विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द अवेयरनेस रिलेटिंग द मैलन्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर, टू रिड्यूस द incidence of anemia among the young children, adolescent and women, to promote the consumption of the millets, core and unpolished rice, and to promote the consumption of the poultry eggs। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो मेनली है 1 and 2 है। ये तो मिलेट जो हमारा था, मिलेट ईयर, उसमें था, करेक्ट। फॉर ईच कंट्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। किस इंडिकेटर पे ये डिसाइड किया जाता है? तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। तो किस डेटा के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, जो अंडर नरिशमेंट है, मॉर्टिलिटी रेट है, स्टंटिंग है, ग्रोथ रेट है, एंड वेस्टिंग है, जो बच्चे खराब हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि जो पैदा होने से पहले या फिर पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो इसी को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बेस पे
इवेल्युएट किया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? देखो मैंने अपनी अभी आपको 2-3 टाइम बताया, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो 105 इज अ करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। वन डे एग्जाम्स मतलब क्लैट में आया तो ठीक है, नहीं तो अदर जो जिसमें एक ही क्वेश्चन आता है वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा आपको फ्रॉम द करंट अफेयर से। Which of the following diseases is the caused by the deficiency of the hemoglobin? Hemoglobin साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन से जो कमी से जो यहाँ पे डिसीजेज होता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इनेमिया, विच इज रिलेटेड टू ब्लड। ओके, ये जो डिसीजेज है ब्लड से रिलेट करके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलते हैं? इनेमिया। ठीक है, नेक्स्ट है राधा। राधा's टीचर ऑब्जर्व दैट द राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्ट इन रीडिंग ब्लैकबोर्ड. The doctor suggests the Radha need to increase the food rich in which of the following nutrient? तो देखो, देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई से रिलेट करके मतलब विजन का प्रॉब्लम है, तो विजन के प्रॉब्लम के लिए किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस। ठीक है, साइंस का सबसे मतलब जो विटामिन से रिलेट करके क्वेश्चन होता है, कौन से न्यूट्रिशंस में क्या विटामिन होते हैं, या फिर लेक ऑफ विच न्यूट्रिशंस, कौन से डिसीजेज होती हैं, कौन से डिसीजेज बैक्टीरिया, फंगस, इस टाइप के कैटेगरी में आती हैं। तो वो सब सारी चीजें आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बायोलॉजी सेक्शन से। तो ये सब सारी चीजें आप स्टैटिक जीके से अपडेट रखो। देखो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको सजेशन भी दे रहा हूँ, अगर ये फॉलो करोगे तो काफी हेल्पफुल भी रहेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। सो गाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट 5 important current affairs. Related to these important current affairs, I also cover the important static GK. So इसी वे में आप प्रिपेयर करते रहो, एंड अदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके को इंप्रूव करेगा। एंड मेरा सजेशन है कि कंटिन्यू रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी रखो। कंटिन्यू जो आपकी रीडिंग स्पीड है उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया ऐसे क्वेश्चंस पे आप ट्राई करो वर्क करने का, एंड कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो। काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दैट एनी अदर डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, एंड इट्स माय सजेशन कि जितना जल्दी अर्ली हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि ज्यादा डिले करोगे तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर इंटायर थिंग, अननेसेसरी बैकलॉग बढ़ेगा। एंड फॉर प्रोग्राम इंक्वायरी इफ यू वांट, सो स्टार्ट योर प्रोग्राम एज पर क्लासरूम। सो क्लासरूम के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट एज अ ऑनलाइन, इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र, सो आप इस नंबर पे कॉल करके सारे क्वेरी एंड डाउट डिस्कस कर सकते हो। ओके, सो बाय द वे, हाउ इज द वीडियो, कैसा लगा, कोई फीडबैक हो, सो नाउ यू कैन कमेंट, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, एंड चैनल से कंटिन्यू कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 5 नेक्स्ट संडे। टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।